बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एप्रोप्रिएशन एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट का सेशन जो है उसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। और ये सेशन इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ये इसमें हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे और आने वाला जो सेक्शन है वो हमारा थोड़ा सा लेंथी होगा। उसमें हम 82 सेक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे बात हम करेंगे, लेकिन आज उससे एक निस्बतन छोटा टॉपिक है हमारा, जिसमें हम डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं उस पे बात करेंगे, उसके फंड्स कैसे एलोकेट होते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र उसको कैसे फॉरवर्ड करता है। और फर्दर हम अदर चार्जेस जो हैं उनकी कैटेगराइजेशन के अदर चार्जेस में कौन कौन सी जो डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं। तो सेक्शन 79 और 80 और 81 हम इसमें कवर करेंगे। द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर सिविल वर्क्स फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर अंडर 34 रीजन फ्रंटियर रीजन्स 50 civil works and other public works major heads will be regulated mutandis by the rules contained in appendix 6 to the Central Public Works Accounts Code. Proposal for new major work should just like। तो यहाँ पे बात ये की गई है कि जो वर्क्स एक्सपेंडिचर है, जो बड़े बड़े काम होते हैं, उनकी सेग्रीगेशन, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 34 फ्रंटियर रीजन्स हैं। फ़र्ज़ किया पूरा पाकिस्तान है, उसके मुख्तलिफ रीजन में उसको डिवाइड कर दें, रीजन 1 2 3 4। तो इस तरीके से पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो 34 रीजन में बनती है। और सिविल वर्क्स की बात करें तो वो 50 उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। कहीं पे भी डिमांड रेज होती है, कहीं पे भी काम होना होता है, अपनी मिनिस्ट्री अपने रेलिवेंट काम को जब इनिशिएट करती है तो उसका जो कहीं ना कहीं वो फ्रंटियर रीजन में या सिविल वर्क्स में वो फॉल करेगा। तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीजन के हिसाब से होगी। और जितने गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड, जो उसमें से ही फंड जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो देखा जाता है हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं और किस रीजन की कितनी डिमांड है। और अगर हम उसको इतनी डिमांड देंगे तो बाकी जो रीजन्स की डिमांड है वो हमारी रह जाएंगी। तो इसलिए जब एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस डिवीजन के पास ये सारी डिमांड कंसोलिडेटेड चली जाती हैं तो वो इनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो एक होते हैं डिपार्टमेंटल पब्लिक वर्क्स और दूसरे होते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट। तो ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट वाइडर लेवल पे होता है। तो आप माइंड में यही रखें कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड जो है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही होती है, इसको ऑपरेट कर रही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो प्रपोजल फॉर न्यू मेजर वर्क्स शुड जस्ट लाइक, तो जितना जो भी नया प्रोजेक्ट आपका आएगा सिविल मेजर वर्क्स के लिए तो वो भी एक क्या कंसिडर किया जाएगा, एक फ्रेश चार्जेस जैसे होते हैं, अदर फ्रेश आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे नया फ्रेश आप बजट स्टेटमेंट में न्यू आइटम स्टेटमेंट एंटर करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, एक जो रूटीन में नहीं चल रही होती बल्कि आपकी न्यू रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जैसे हमने पहले इसको कवर भी किया था कि उसको जैसे आप फिनेंशियल एडवाइज़र के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होती है वो भेजती है, फिनेंशियल एडवाइज़र अप्रूवल करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड करता है। तो सेम इस तरीके से वर्क्स जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी उसी लाइन में न्यू जो फ्रेश आइटम्स होते हैं उसी की लाइन में ही इनको फिनेंशियल एडवाइज़र के पास भेजा जाता है। द फिनेंशियल एडवाइज़र फॉर कंसिडरेशन, तो सबसे पहले इसकी स्क्रूटनी और कंसिडरेशन क्या कौन करेगा, फिनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द रेलिवेंट मिनिस्ट्री। ए कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ फॉर्म GFR2 ऑफ ऑल न्यू मेजर वर्क्स एक्सेप्टेड बाय द फिनेंशियल एडवाइज़र शुड बी सेंट टू हिम बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कंसर्न बाय द 20 जनवरी के 20 जनवरी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो फॉर्म GFR फॉर्म 2 पे अपनी कंसोलिडेटेड लिस्ट भेजेंगी। और इसकी डेट है 20 जनवरी। हर साल जो 20 जनवरी तक जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने अपने जो मेजर वर्क्स हैं जो फिनेंशियल एडवाइज़र को भेजेंगे। फिनेंशियल एडवाइज़र पहले उसको कंसीडर कर चुका होगा तो वो अपनी एक लिस्ट बना के जो फिनेंशियल एडवाइज़र उसको भेजेंगे ताकि वो फाइनेंस डिवीजन में भेजे। फाइनेंस डिवीजन विल अलॉट ए लम सम फॉर न्यू मेजर वर्क्स अंडर ईच ऑफ।
तो इसमें जितने भी जो फिनेंशियल एडवाइज़र अपनी भेजेंगे तो मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में सारी मिनिस्ट्रीज़ में फिनेंशियल एडवाइज़र होते हैं। फिनेंशियल एडवाइज़र अपनी जब लिस्टें कंसिडरेशन के बाद रेलिवेंट जो होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेजती हैं, तो फाइनेंस डिवीजन जो होती है वो उसको फंड्स अलॉट करती है। द मेजर हैड्स 34 रीजन, जैसे हमने पहले बात की कि 34 रीजन एंड 50 सिविल वर्क्स and the distribution of this lump sum among various new works accepted by the finance division in principle will be settled in accordance with the procedures described in appendix 6 to the central public works account code। तो जितनी जब कंसोलिडेटेड डिमांड्स आ जाती हैं, लेट्स सपोज 50 थी, 60 थी, 100 थी या जितनी भी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंड्स को देखते हुए उनकी लम्प सम जो है उनको एलोकेट करेगी कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वो अगर फंड्स पूरे होते हैं तो 100% भी उनको अलॉट कर दिए जा सकते हैं, या फिर अगर कम है तो 80%, 90%, 70%, तो जहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुनासिब समझती है वो उसको फंड्स एलोकेट कर देती है। सेक्शन 80 है, क्लोज एडहेरेंस टू द टाइम टेबल गिवन अबव इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड ऑल डिपार्टमेंट शुड मेक every possible effort to submit their original proposal and subsequent statements in advance of the last date fixed above। बात ये की गई है कि जो हमने सिविल वर्क्स की बात की, डेवलपमेंट की जो बात है, वर्क्स के जितने भी आपकी डिमांड्स होती हैं वो हर मिनिस्ट्री को अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके पास इन टाइम भेज देना चाहिए। अपने प्रपोजल वगैरह जो हैं जितनी भी उनकी एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको भेज देना चाहिए ताकि इन टाइम सारी चीज़ें की जा सकें। और क्लोज एडहेरेंस का मतलब है कि इंतहाई तवज्जो से और बड़ी ज़िम्मेदारी से आपने ये काम करके उनको फॉरवर्ड करना होता है और आपने इसमें नेग्लिजेंस नहीं करनी होती, लेट नहीं करना होता, और टाइम से आपने इसको जो फ्रेमवर्क दिया गया है कि 20 जनवरी तक कंसोलिडेटेड लिस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास चली जाए ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना जो काम है इन टाइम करे और जो एनुअल बजट होता है उसमें अपनी वो जो अपनी वर्किंग है वो कंप्लीट इन टाइम कर सके। दिस विल आल्सो बी अप्लाइकेबल टू द पार्ट 2 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड फॉर इन द सब्सिक्वेंट रूल्स। तो जो हम आगे आने वाला हमारा पार्ट 2 है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, उसको भी हम कवर करेंगे। तो उसके हिसाब से मतलब ये जो रूल है आपने क्लोज एडहेरेंस या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास अपने प्रोजेक्ट जो प्रपोजल्स हैं वो भेजने का अमल जो है ये पार्ट 2 पे भी अप्लाई होगा। सेक्शन 81 है फॉर पर्पसेस ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है कि इकोनॉमी यानी कि आपकी जितने एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे कितनी रिक्वायरमेंट है, किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, और उसको हम जब क्लास में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बजट द प्रोविजन ऑफ कंटीजेंट चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड अंडर द प्राइमरी यूनिट। तो प्राइमरी यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, दो हैं, एक कंटीजेंट चार्जेस हैं, दूसरे आपके अदर एक्सपेंडिचर हैं। तो अदर एक्सपेंडिचर विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द अंडर नोटेड डिटेल्स हेड्स व्हेन वेयर एवर एप्लीकेबल। तो जो अदर चार्जेस जो कि प्राइमरी यूनिट में कंटीजेंट और अदर चार्जेस दोनों प्राइमरी यूनिट के अंडर आते हैं, तो अदर चार्जेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उनको कंट्रोल किया जाता है। वो कौन कौन से हेड्स हैं जो अदर चार्जेस में आते हैं, वो हैं पॉइंट ए है लैंड एंड बिल्डिंग्स परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लाइव स्टॉक एट्सेट्रा, और पॉइंट सी है परचेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइंग वेदर मोटर कार्स, मोटरसाइकिल्स और साइकिल। तो जो भी आप खरीदते हैं उसमें ये चीज़ें आती हैं। पॉइंट ए में लैंड है और बी में प्लांट मशीनरी है, सी में ट्रांसपोर्ट की जितने आइटम्स हैं वो आते हैं, और पॉइंट डी जो है स्टोर, फर्नीचर, टेंट्स, स्टेशनरी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अभी लिस्ट कंटिन्यू है, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि ये अदर चार्जेस में आते हैं। कंटीजेंट चार्जेस अलग से हैं, अदर चार्जेस अलग से हैं, दोनों किस में आते हैं, प्राइमरी यूनिट के अंडर आते हैं। पॉइंट ई है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है किस किस की, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, प्लांट मशीनरी वगैरह, और सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्ट। इन दोनों की जो रिपेयर होगी वो पॉइंट ई के अंडर कवर की जाएगी। पॉइंट एफ में जो है बुक्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, और जी में लिवरीज, यूनिफॉर्म यानी कि जो आपकी यूनिफॉर्म वगैरह हैं या जो काम करते हुए जो वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं, गियर्स वगैरह, जो हेड गियर्स वगैरह या ग्लव्स, इस तरह की जो चीज़ें सारी हैं वो इसमें आएंगी। इसके अलावा पॉइंट एच है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर चार्जेस, और ये भी अदर एक्सपेंडिचर में है। पॉइंट आई है हॉट एंड कोल्ड वाटर वेदर चार्जेस,
तो अगर आप सर्दी है तो उसमें जो गर्म करने के लिए चीज़ें अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं उनके एक्सपेंडिचर, और गर्मी है तो एसी वगैरह या उसको एयर कूलर टाइप जो जितने इक्विपमेंट होते हैं वो इसमें आते हैं। पॉइंट ये है पेमेंट्स टू कंटीजेंट स्टाफ। कंटीजेंट स्टाफ कौन सा होता है? जो आर्जी तौर पे आप अपना ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव जो सलाहियत है उसको मेंटेन रखने के लिए लोगों को हायर करते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे, उसको क्या कहेंगे? कंटीजेंट स्टाफ। एम्प्लॉइज सच एज स्वीपर, फ्राश, मील्स एंड चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पॉइंट के है कन्वेंस अलाउंस पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। तो जो कन्वेंस अलाउंस पे किया जाता है कंटीजेंसी से वो भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा रिवार्ड या बोनस जो दिए जाते हैं वो भी अदर चार्जेस में आ जाएंगे। पॉइंट एम में सेक्शन राइटिंग एंड कॉपिंग चार्जेस। अगर आपने ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करवाने होते हैं या कुछ राइटिंग का काम करवाना होता है तो वो भी अदर चार्जेस में आ जाएगा। और पॉइंट एन में है रॉयल्टीज़ पेड डिटेल टू बी गिवन। अगर कोई आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं, कोई आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसका किसी ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का उस पर रॉयल्टी राइट है, तो आप उसके बदले में कुछ पे कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर भी अदर चार्जेस में आएंगे। पॉइंट ओ है स्टिपेंड, स्कॉलरशिप, प्राइजेस। अगर आप कुछ एम्प्लॉइज़ में या जो स्कॉलरशिप पे आए होते हैं उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जो इंटर्नशिप पे आए होते हैं उनको स्टिपेंड्स वगैरह देते हैं, तो ये सारे एक्सपेंडिचर भी अदर चार्जेस में से आएंगे। पॉइंट पी है पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस। जो ऑफिस होते हैं उनके जो मेलिंग होती है, आने जाने की जितनी होती है, डिस्पैच करना, रिसीव करना, या जितने इसकी होती हैं पोस्टेज स्टैम्प के चार्जेस वो इसमें होते हैं। इसके अलावा रेंट है। रेंट में क्या क्या चीज़ आती है? ऑफिस या बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप जब उनको अकोमोडेशन देते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो भी अदर चार्जेस में रेंट की मद में आएंगे। पॉइंट आर है टेलीफोन एंड ट्रंक कॉल चार्जेस। जो टेलीफोन का खर्चा है या बाहर से जो कॉलें आती हैं उनको पे करते हैं, थर्ड पार्टी को पे करते हैं, या जो आप अपने जो मैनेजर्स होते हैं या जो हायर लेवल के जो आपकी मैनेजमेंट होती है उनको जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टेलीफोन वगैरह की, तो इसमें से वो कवर होगा अदर चार्जेस के हेड से। पॉइंट एस है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में जो हम पहले ट्रांसपोर्ट भी पढ़ चुके हैं, या इसके अलावा आर्जी तौर पे आप कोई बंदा या कोई आप अपना इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या कोई आपका बंदा एक जगह से दूसरी जगह आर्जी तौर पे कोई ट्रांसपोर्ट हायर करता है, उसके चार्जेस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में अदर हेड से कवर कर जाएगा। पॉइंट टी है लोकल रेट्स एंड टैक्सेस। वो भी जो आप पे करेंगे अदर चार्जेस में आएगा। पॉइंट यू है अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ भी लोकल भी और अदर टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो हैं वो भी इसमें आएंगे। इसके अलावा ग्रांट्स इन एड, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन। तो डोनेशन वगैरह या कंट्रीब्यूशन जो की जाती है अगर कोई एक डिपार्टमेंट करती है तो वो भी अदर चार्जेस में से कवर होगा। पॉइंट डब्ल्यू है पेमेंट्स टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आप सर्विस लेते हैं उसके बदले में आपको जब पेमेंट करना होती है तो वो भी आप अदर एक्सपेंडिचर से या अदर चार्जेस से पे करेंगे। पॉइंट एक्स है एक्सपेंडिचर ऑन डेलीगेशन, डिटेल्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड अदर अलाउंसेस टू बी गिवन। अगर आपका कोई डेलीगेशन कहीं जाता है उसकी आपको एक्सपेंडिचर जो आते हैं वो, या कोई आप अलाउंस उनको पे करते हैं तो वो भी अदर चार्जेस में से कवर किया जाएगा। पॉइंट वाई है लॉ चार्जेस। अगर कोई आप केस करते हैं, केस के बदले में उसको परसू करने के लिए आप कोई वकील हायर करते हैं तो उसको जो आप फ़ी वगैरह पे करेंगे तो वो भी इसमें कवर होगा। पॉइंट जेड है प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन चार्जेस। जो आप प्रिंटिंग करवाते हैं, कोई फाइल वगैरह के कवर बनवाते हैं, रजिस्टर वगैरह बनवाते हैं, या अपना कोई मोनोग्राम टाइप या कोई इस तरह की डायरी टाइप बनाते हैं तो ये प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन चार्जेस में कवर हो जाएगा। पॉइंट ए है इंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट। अगर आपके पास कुछ गेस्ट आते हैं उनको आप इंटरटेनमेंट देते हैं या उनके कुछ गिफ्ट देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो आपको अलाउड होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, उसके मुताबिक जितना एक्सपेंडिचर होंगे वो भी अदर चार्जेस में से पे किए जाएंगे। पॉइंट ए बी है एक्सपेंडिचर ऑन फेयर्स एंड एग्जीबिशन। अगर आप किसी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को नुमाइश में डालना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उस पर जितने एक्सपेंडिचर आएंगे वो भी अदर चार्जेस में से कवर होंगे। इसके अलावा पॉइंट ए सी है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़। अगर कोई आप सब्सिडी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, आप कोई स्टोर वगैरह या कोई जनरल स्टोर या कोई इस तरह के कोई
कमिश्री टाइप बनाते हैं, तो उसमें आप सारी चीज़ें ये कवर करेंगे। इसके अलावा पॉइंट AD है सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन। अगर आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, उसके सर्वे करवाते हैं, कुछ आप इकोनॉमिक डाटा या कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उस पर जितने खर्चे आएंगे वो भी अदर चार्जेस में से कवर किए जाएंगे। पॉइंट AE है पब्लिसिटी चार्जेस। अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना चाहते हैं तो उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी अदर चार्जेस में से कवर किए जाएंगे। इससे हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो पार्ट 2 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे हम बात कर रहे होंगे, और ये थोड़ा सा लेंथी होगा। हो सकता है कि हमारा ये 20-25 इसके सेक्शन हैं, सब सेक्शंस, तो हम उसको कवर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।